Reincarnation of My Mysterious Husband, एपिसोड 16। सूर्यवंशी हवेली। सत्या और मिष्टी दोनों पूजा में बैठे थे। पूजा लगभग से समाप्त होने वाली थी। पंडित जी ने कुछ आखिरी विधियां करते हुए सत्या की तरफ देखा और बोले, अब आप माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाए हुए सिंदूर से अपनी पत्नी की मांग भरिए। पंडित जी की बात सुनकर सत्या मुस्कुराया। उसने मिष्टी की तरफ देखा जिसकी मांग सुनी थी। जब उसने गणपति बप्पा के पंडाल में उसकी मांग में सिंदूर सजाया था तो बस वो पहली और आखिरी बार था जब मिष्टी की मांग में सिंदूर था। उसके बाद से उसने अपने माथे में सिंदूर सजाया ही नहीं था। सत्या ने अब अपने हाथ में चुटकी भर सिंदूर लिया और उसे मिष्टी की मांग में सजा दिया। मिष्टी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। वही साक्षी जो अभी भी वही दूसरी तरफ खड़ी थी। सत्या से प्यार तो वो पहले भी नहीं करती थी, उससे नफरत ही करती थी क्योंकि सत्या कभी उसके करीब नहीं आता था। उसे वो नहीं देता था जो उसे चाहिए। लेकिन अब तो उसे सत्या से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी और सत्या से ज्यादा उसे मिष्टी से नफरत हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि एक ही पल में वो मिष्टी की जान ले ले। उन दोनों को यूं देखकर वो गुस्से से कांप रही थी और अब वो आगे की तरफ आए और हवन कुंड की तरफ देखते हुए बोली, बहुत गुरूर है ना तुम्हें सत्या खुद पर। तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने इस गुरूर पर पछताओगे। जिसे आज तुमने दुर्गा माता के सामने अपनी बीवी का दर्जा दिया है वो एक दिन तुम्हें छोड़कर जरूर जाएगी। एक दिन आएगा जब तुम अपनी किए पर पछताओगे। तुम रोते रह जाओगे सत्या, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का प्यार कभी नहीं मिलेगा और तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर उस दिन मेरे जलते हुए दिल को सुकून मिलेगा। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान रह गए। भला कोई पूजा के वक्त इस तरह की बद्दुआ कैसे दे सकता था। अम्मा तुरंत बोली, ये क्या बोले जा रही हो तुम साक्षी, होश में तो हो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से शायद सत्या कभी तुम्हें अपने दिल से अपनी बीवी अपना ही नहीं पाया। साक्षी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, अब तो मैं चाहती भी नहीं कि वो मुझे अपनी बीवी का दर्जा दे। देखना एक दिन ऐसा आएगा जिसे आप इस घर की लक्ष्मी समझ रहे हैं ना वही इस घर की बर्बादी का कारण बनेगी। उसकी बात सुनकर मिष्टी बस इसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो सत्या को खरोच भी नहीं पहुंचा सकती थी। उसे बर्बाद करना तो दूर की बात, लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि साक्षी अपनी बात कहकर तुरंत वहां से चली गई। सत्या बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जब मेरी जिंदगी में तुम्हारी ही रत्ती भर वैल्यू नहीं है तो तुम्हारी इन बददुआओं की क्या होगी। सत्या किस्मत के सहारे नहीं रहता। वो अपनी किस्मत खुद बनाना जानता है और उसकी बंगालन को ना ही उससे कोई दूर कर सकता है और ना ही उसकी बंगालन की वजह से कभी उसका कुछ बुरा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अपनी बंगालन के लिए सिर्फ जी ही नहीं उसके लिए मर भी सकता हूँ। ये बोलते हुए वो सामने हवन कुंड की तरफ देख रहा था और मिष्टी उसकी तरफ। साक्षी की इन्हीं बातों की वजह से वो चाह कर भी सत्या को पूरी तरह से अपना नहीं सकती थी। वही दूसरी तरफ रणविजय चौधरी इस वक्त चौधरी हवेली में था और उसके सामने एक पंडित जी बैठे थे जो दुर्गा पंडाल का कार्यक्रम संभालते थे। उसने माधव को इशारा किया तो माधव ने तुरंत एक छोटा सा बैग खोला और उसमें से नोटों के कुछ बंडल निकालकर पंडित जी के सामने रख दिए। पंडित जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन यजमान ये किस लिए। उद्धरण चिन्ह। रणविजय तिरछा मुस्कुराया और बोला, पंडितों को दान दक्षिणा किस लिए दी जाती है पंडित जी। सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम जैसे पापियों को भी भगवान का आशीर्वाद मिल सके। हमने अपनी जिंदगी में पाप तो बहुत किया है, अब सोचा थोड़ा सा पुण्य का काम कर लिया जाए। खैर आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे कौन से आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ। पंडित जी उसकी बात सुनकर सच में पड़ गए थे। वो तुरंत बोले, लेकिन महाआरती सिर्फ और सिर्फ सूर्यवंशी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही रणविजय ने एक बार फिर से माधव की तरफ देखा। माधव ने नोटों के दो बंडल और निकाले और पंडित जी की तरफ बढ़ा दिए। रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर बार जैसा होता है वैसा ही होता रहे ये जरूरी तो नहीं ना पंडित जी। कई बार चीज बदल भी जाती है और कुछ चीज बदलना भगवान के हाथ में होता है तो कुछ चीज बदलना इंसान के हाथ में होता है और आप तो दोनों ही हैं, भगवान भी और इंसान भी। लेकिन मैं ना भगवान हूँ ना इंसान हूँ। मैं एक हैवान हूँ और अगर आप मेरी हैवानियत नहीं देखना चाहते तो जितना कहा है उतना कीजिए। ये बोलते हुए उसका लहजा काफी बदल गया था। पंडित जी का गला सूखने लगा। वो तुरंत अपनी जगह से उठे और बोले, माफ कीजिएगा चौधरी साहब, लेकिन मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूँ कि आज की महाआरती आप ही करेंगे। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर डर हद से ज्यादा झलक रहा था क्योंकि उनके सामने न सिर्फ रणविजय चौधरी बैठा था बल्कि रणविजय के पीछे उसके दो गार्ड्स भी खड़े थे जिनके हाथों में भरे हुए हथियार थे।
पंडित जी के चेहरे पर झलकता हुआ पसीना देखकर रणविजय तुरंत बोला, कोई बात नहीं, अगर आपको ये माया नहीं चाहिए तो मत लीजिए। आपके बच्चों के लिए हम अपनी तरफ से कुछ भिजवा देंगे। पंडित जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत वहां से चले गए। माधव रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यार कि तुम ये महाआरती करना ही क्यों चाहते हो। अगर तुम्हें सत्या को हराना है तो और भी बहुत सारी चीज हैं। उसके दारू के ठेके, उसके अस्पताल, उसके स्कूल, कितने सरकारी दफ्तर में उसका नाम गूंजता है, कितने ठिकाने हैं जहां से वो हफ्ता वसूल करता है, उन सब पर अपना कब्जा जमाओ न। ये महाआरती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, न ही मुझे कुछ जंच रहा है। रणविजय हंसा और बोला, बहुत जल्दी तुम्हें सब समझ में आएगा। ये बोलकर उसकी हंसी और भी ज्यादा तिरछी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली, सत्या डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसे मिष्टी का इंतजार था। तभी सीढ़ियां उतरती हुई मिष्टी नीचे की तरफ आए और अम्मा को देखते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ अम्मा, कारखाने जाने का वक्त हो गया है। उसकी बात सुनकर सत्या हैरान हुआ क्योंकि वो मिष्टी का इंतजार इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथ ब्रेकफास्ट कर सके। बेशक से उसका व्रत था लेकिन वो फल फ्रूट तो खा ही सकती थी और एक वक्त खाना भी। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, लेकिन तेरा नाश्ता। मिष्टी ने उसकी तरफ देखकर नहीं बल्कि अम्मा की तरफ देखकर जवाब दिया, मैं शाम को कुछ खा लूंगी अम्मा, कुछ व्रत वाला, अभी फिलहाल भूख भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। सत्या जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, एक मारूंगा चमाट, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तुझे उसकी ही है। तुझे व्रत रखने की इजाजत क्या दे दी, तू तो अलग ही लेवल पर चली गई। चुपचाप बैठ यहाँ पर, फ्रूट, ड्राई फ्रूट खा और दूध पी। मिष्टी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। सत्या ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे हुए थे। वो जल्दी से बोली, लेकिन मुझे सच में भूख। उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या ने अपना भारी वजनदार हाथ आगे की तरफ किया तो मिष्टी ने तुरंत अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया। हर्षिका मुस्कुराते हुए बोली, बेशक से कुछ भी हो जाए वहिनी, लेकिन भाव आप पर हाथ तो नहीं उठाएंगे, पर आप भी उनके प्यार का ज्यादा नाजायज फायदा मत उठाए। जल्दी से खा लीजिए वरना क्या पता भाव सच में चमाट मार दे। मुझे भी बचपन में बहुत ज्यादा मार पड़ती थी। मिष्टी ने तिरछी नजरों से सत्या को देखा और बोली, मतलब ये गुंडों वाले लक्षण बचपन से ही हैं। सत्या तुरंत बोला, और अब तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब चुपचाप से अपना खाना खत्म कर। ये बोलते हुए उसके लहजे में मिष्टी के लिए वार्निंग साफ नजर आ रही थी। मिष्टी ने सामने प्लेट की तरफ देखा जहां पर सत्या ने पहले उसके लिए एक प्लेट में फ्रूट चाट, एक में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और एक गिलास दूध का बनवा रखा था। मिष्टी ने मुंह बनाते हुए दूध के गिलास की तरफ देखा और उसे हाथ लगाया तो सत्या तुरंत उसके कान के पास झुका और बोला, कल को यही काम आएंगे। सत्या, सूर्यवंशी को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए अभी से तुझे तैयार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। उसने घूरकर सत्या की तरफ देखा। वही सत्या अब जोरों से बोला, अम्मा, मुझे भी कुछ खिला दो। मैं सबका ख्याल रखता हूँ लेकिन मेरा तो कभी कोई ख्याल रखता ही नहीं। ये बोलते हुए उसकी शिकायती नजरें मिष्टी की तरफ आ गई थी। मिष्टी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो जानती थी कि सत्या भी उससे बहुत सारी उम्मीदें रखता होगा लेकिन वो कभी वो उम्मीदें पूरी कर ही नहीं पाई। वो सत्या का ख्याल रखती भी तो कैसे, उसे तो अपना खुद का ख्याल नहीं था। वो अपनी जगह से उठी और सामने डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगी, जहां पर काफी सारा खाना लगा हुआ था और सारा शुद्ध शाकाहारी खाना था, वो भी बिना प्याज लहसुन का। उसने सत्या के लिए एक प्लेट खाना लगाया और उसके चेयर के सामने रखते हुए बोली, अम्मा, मैंने किसी के लिए खाना लगा दिया है, अगर किसी को खाना हो तो खा सकते हैं। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आया। उसने उसके पेट पर हल्का सा अपना हाथ रखा और बोला, एक निवाला अपने हाथों से खिला भी दे, सच में मजा आ जाएगा। उसका हाथ अपने पेट पर महसूस कर मिष्टी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। तभी उसकी नजर हर्षिका पर गई जो मुंह झुकाए मुस्कुरा रही थी। उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। अगले ही पल मिष्टी ने शर्माते हुए सत्या का हाथ अपने पेट से हटाया और बोली, बेशर्म कहीं के। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करने लगी। अम्मा दूर बैठी उन दोनों को शरारतें करते हुए देख रही थी और रेलिंग पर खड़ी साक्षी की नजरें भी उन दोनों पर ही थी। उसे सत्या और मिष्टी पर तो गुस्सा आ ही रहा था लेकिन साथ साथ गुर्जर पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें गुर्जर पर थी, लेकिन वो था कि हाथ पर हाथ धर कर बैठा था। उसने सोच लिया था कि आज तो वो गुर्जर से जवाब लेकर ही रहेगी कि आखिर वो सत्या को कभी हरा भी पाएगा या नहीं।
कुछ देर बाद मिष्टी ने जब अपना नाश्ता फिनिश कर लिया तो वो अपनी जगह से उठी और फिर अम्मा को बाय बोलकर तुरंत हवेली से बाहर की तरफ आ गई, लेकिन सत्या भी उसके पीछे पीछे ही आया और अपनी जीप में बैठकर तुरंत उसने अपनी जीप मिष्टी के पीछे लगा दी। इस बार तो उसने मिष्टी को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया और अपनी जीप उसके सामने लाकर रोक दी थी। मिष्टी ने एक नजर तिरछी नजरों से उसे देखा और मुंह बनाते हुए सत्या के साथ उसकी जीप में बैठ गई। सत्या ने अगले ही पल उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, कारखाने लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन इतना सुन ले, शाम को 5 बजे से पहले पहले तू घर पहुंच जानी चाहिए। आज महाआरती है तो इसकी शुरुआत में और तू मिलकर ही करेंगे और मुझे आज मेरी बंगालन पूरी मराठा अवतार में चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए मिष्टी का दिल धक धक कर रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना सर झुकाकर हल्का सा अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। अगले ही पल सत्या ने अब जीप कारखाने की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो लोग कारखाने पहुंचे तो मिष्टी अपने काम में लग गई, लेकिन सत्या उसे काम करने ही कहाँ दे रहा था। हर 5 मिनट बाद वो उसके सामने जूस या फिर पानी भेज देता, कभी फ्रूट का कटोरा तो कभी चाय कॉफी। मिष्टी सत्या की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। उसने कई बार उन लड़कों को डांट कर भेजा जो लोग उसके लिए वो सब ला रहे थे, लेकिन उन पर कोई असर था ही नहीं। होता भी कैसे, वो सत्या के आदमी जो थे बिल्कुल उसकी तरह बेअसर। एक बार फिर से मिष्टी अपने काम में लगी हुई थी और अचानक की एक लड़का अपने हाथों में ट्रे लेकर उसके सामने आया। मिष्टी ने अब गुस्से भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देखा जिसने अपनी ट्रे में जूस का गिलास और साथ ही साबूदाना खीर रखी हुई थी जो सत्या ने स्पेशली मिष्टी के लिए बनवाई थी। मिष्टी ने अपनी जगह से उठकर गुस्से भरी नजरों से उस लड़के को देखते हुए उसके हाथों से वो ट्रे ली और तुरंत सत्या के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। वहीं रोशनी जो मिष्टी के पास ही बैठी थी, वो मिष्टी की हालत पर हंसने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मिष्टी के लिए अच्छा भी लग रहा था कि सत्या उसे कितना प्यार करता है। वही गुस्से से कांपती हुई मिष्टी सत्या के ऑफिस में आई। उसने केबिन का दरवाजा खोला और उसके टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये कौन सा काम पकड़ लिया तूने बंगालन? कारखाने में तेरा काम ये थोड़ा ना है जो तू कर रही है, पर अगर हाँ ये तू मेरे लिए लेकर आई है तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुझे शुक्रिया कहूँ या फिर तुझे प्यार करूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और मिष्टी की तरफ आया। मिष्टी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे काम करने देंगे या नहीं? ये बार बार क्या लगा रखा है आपने? हर 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ भेज देते हैं। मेरा व्रत है मॉन्स्टर, मैं ये सब खा सकती हूँ लेकिन बार बार नहीं। आपको समझ में नहीं आती क्या इतनी छोटी सी बात? अभी वो बोल ही रही थी कि सत्या बिल्कुल उसके करीब आ गया। वो उसे बहुत ही इंटेंस नजरों से देख रहा था, जिसकी वजह से मिष्टी का गला सूखने लगा। सत्या ने उसके हाथों से वो ट्रे लेकर साइड में रखी और उसके और भी ज्यादा करीब होने लगा तो मिष्टी पीछे की तरफ खिसकने लगी। वो दीवार से लगकर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं मॉन्स्टर? आप जानते हैं ना मेरा व्रत है, तो व्रत में ऐसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने उसके आसपास दीवार पर अपने हाथ रखे और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अब जब तुम सीधे सीधे मेरी बात नहीं मानोगी बंगालन तो मुझे टेढ़े रास्ते तो अपनाने ही पड़ेंगे ना। उसकी बात सुनकर मिष्टी चौंक गई। सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज। सत्या के केबिन में मिष्टी पीछे दीवार से लगी हुई थी और सत्या उसके चेहरे पर झुका हुआ था। मिष्टी चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। सत्या की धमकी सुनकर वो हैरान थी। वही सत्या हल्का सा मुस्कुराया और उसके फड़फड़ाते हुए होठों की तरफ देखकर बोला, तुझे चूमने का दिल कर रहा है बंगालन? मिष्टी अटकती हुई आवाज में बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे व्रत रखने देंगे। सत्या तुरंत बोला, तो मैंने मना कब किया? मैं तो तुझे बता रहा हूँ कि मेरा क्या मन कर रहा है और तुझे तो पता ही है मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ, इसलिए अब अगर मेरा तुझे किस करने का मन कर रहा है तो मैं तुझे किस तो करूंगा ही। मिष्टी जल्दी से बोली, लेकिन फिर तो मेरा व्रत टूट जाएगा। सत्या कुछ सोचते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? चल फिर मैं तेरे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, एक तो मैं तुझे किस करूँ और तेरा व्रत टूट जाए, दूसरा चुपचाप सामने सोफे पर बैठ और वहां टेबल पर जो भी रखा है उसे पूरा फिनिश कर। उसकी बात सुनते हुए मिष्टी ने अब सामने टेबल की तरफ देखा, जहां पर जूस का गिलास और साथ ही व्रत वाले कुछ चिप्स और फ्रूट रखे हुए थे। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, अजीब धमकी है, जब मुझे नहीं खाना तो आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या बोला, मैं खुद के साथ भी तो जबरदस्ती कर रहा हूँ ना बंगालन। देख मेरा तुझे किस करने का बहुत मन कर रहा है। मन तो कर रहा है कि तेरे होठों को चूम चूम कर ऐसे एकदम रसगुल्ले की तरह पूरा खत्म कर जाऊं, लेकिन मैं किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ।
जो कि अपने साथ जबरदस्ती करना ही है, तो जब मैं अपने साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ तो तेरे साथ क्यों नहीं। मिष्टी उसकी बातें सुनकर मुंह बना रही थी। वो अब धीमे से बोली, साइड हटिए। सत्या मुस्कुराया और बोला, मतलब तू वो सारा कुछ खत्म करेगी। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, अब और मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना, लेकिन मैं बता रही हूँ मॉन्स्टर, आप ये जो जबरदस्ती मेरे साथ ये सारी हरकतें करते हैं ना, ये बहुत गलत है। एक दिन देखना, आप बहुत पछताएंगे। ये बोलकर उसने सत्या को हल्का सा धक्का दिया और टेबल की तरफ बढ़ गई। सत्या ने अपने सीने पर उसी जगह हाथ रखा जहां हाथ रखकर मिष्टी ने उसे धक्का दिया था। वो बड़ी अदा से बोला, तेरे लिए तो पछताना भी मंजूर है मुझे। ये बोलकर वो मिष्टी के सामने आकर खड़ा हो गया, और जब तक मिष्टी ने वो सारा कुछ फिनिश नहीं किया तब तक ना वो अपनी जगह से हटा और ना ही उसने मिष्टी को वहां से कहीं जाने दिया। कुछ देर बाद मिष्टी अपनी जगह से उठी और बोली, अब आप मुझे परेशान मत कीजिएगा। जब आप मेरे लिए वो चाय नाश्ता भिजवाते हैं तो सब लोग देखते हैं, और मुझे नहीं पसंद ऐसे सब लोग मुझे घूर घूर कर देखें, इसलिए उम्मीद है कि अब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या बोला, ठीक है, मैं किसी को नहीं भेजूंगा। तू खुद मेरे ऑफिस में चली आया कर। मुझे क्या जरूरत है तेरे पास किसी को भेजने की, तू खुद मेरे पास चली आ। इससे ज्यादा मजेदार बात ही क्या होगी। मिष्टी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगी। सत्या अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर बोला, 3 बजे बजने वाले हैं, 5:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। दोनों साथ में घर चले गए और फिर वहां से दुर्गा पंडाल में भी। मिष्टी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आ गई। वो एक बार फिर से अपने काम में लग गई थी। काम करते हुए रोशनी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वो काफी देर तक तो रोशनी को मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही, और फिर उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो दीदी। रोशनी जल्दी से बोली, एक बात कहूँ तुझसे। मिष्टी ने सवालिया नजरों से रोशनी को देखा। रोशनी मुस्कुराकर बोली, तू बहुत किस्मत वाली है, जो तुझे सत्या भाव जैसा इंसान मिला जो तुझे इतना प्यार करता है। वरना तुझे पता है आजकल के मर्द कितने खराब होते हैं। अपनी बीवियों को जरा प्यार नहीं करते। लड़कियों को तो अपने पैर की जूती समझते हैं, जिसे जब चाहा बदल लिया और जब चाहा रोन कर रख दिया, लेकिन सत्या भाव तुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कितना ख्याल रखते हैं वो तेरा, एकदम जान छिड़कते हैं तुझ पर। उसकी बात सुनकर मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, परेशान भी उतना ही करते हैं। उन्होंने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती रोशनी। बेशक से मैं उनके साथ बातें करने लगी हूँ, उनके साथ रह रही हूँ, लेकिन वो जख्म जो उन्होंने मेरे दिल पर दिया है वो कभी नहीं भर सकता। बस बात इतनी सी है कि अगर मैं प्यार अपने वीर को करती हूँ तो प्यार तो अपने मॉन्स्टर को भी करती हूँ, और उस प्यार को तकलीफ नहीं दे सकती मैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोशनी जल्दी से उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखी कर दिया। मिष्टी अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराए और बोली, नहीं, अपने दिल में कोई मलाल मत रखना। मैं बस यूं ही अपने दिल की बात कर रही थी आपसे। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी। रोशनी जल्दी से बोली, क्या हुआ, कहाँ जा रही है। मिष्टी भी तुरंत बोली, 5:30 बज गए हैं दीदी, बाहर मॉन्स्टर मेरा मतलब है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रोशनी हंसी और बोली, रहने दे, जा जल्दी से जा और ज्यादा इंतजार मत करवा सत्या भाव से। और हाँ, बेशक से उन्होंने तुझे जख्म दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे जख्मों पर मरहम भी वही लगाएंगे। मिष्टी ने रोशनी की बात सुनकर बस अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया और तुरंत वहां से बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर आते ही उसकी नजर सत्या की जीप पर गई, जहां पर सत्या ऑलरेडी बैठ चुका था। मिष्टी भी आकर आगे वाली सीट पर बैठी और जीप कारखाने से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद वो लोग सूर्यवंशी हवेली पहुंचे और मिष्टी दुर्गा पंडाल में जाने के लिए तैयार होने लगी। सत्या भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे की तरफ आया। साक्षी को लगा शायद वो अपने कमरे में आएगा, लेकिन वो मिष्टी के कमरे की तरफ चला गया। उसने अपना सारा सामान भी मिष्टी के कमरे में रखवा लिया था, जिसके बाद साक्षी का पारा अब गुस्से से और भी ज्यादा हाई हो चुका था। सत्या जैसे ही अपने कमरे में आया, उसकी नजर मिष्टी पर गई, जो अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। सत्या उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और अगले ही पल उसने मिष्टी के पेट पर अपने हाथ रख दिए। मिष्टी एकदम से कांप उठी। वो जल्दी से सत्या की तरफ घूम गई। सत्या उसके तरफ देखते हुए बोला, मैं बिजली हूँ क्या। मिष्टी ने अपना सिरना में हिलाया और बोली, नहीं तो। सत्या उसके करीब हुआ और बोला, तो फिर मेरे करीब आते ही तू क्यों भागने लग जाती है। तू तो ऐसे मुझसे दूर भागती है, जैसे मेरे करीब आएगी तो तुझे कट लग जाएगा। फिक्र मत कर बंगालन, तुझे कट नहीं लगने दूंगा मैं।
ये बोलकर उसने अपना एक हाथ अलमारी पर रखा और दूसरा मिष्टी की कमर पर। मिष्टी कुछ बोलती उससे पहले सत्या बोला, हाँ मैं जानता हूँ तेरा व्रत है, कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा इधर उधर टच करूंगा, अब इतना तो अलाउड है ना। मिष्टी ने शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया। सत्या ने अब उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने तुझे कहा था ना, आज मुझे मेरी बंगालन पूरी मराठा अवतार में चाहिए, एकदम मराठा मुलगी, तो बस उस बात का ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ नहाने, हाँ अगर तुझे भी मेरे साथ नहाने का मन है तो बाथरूम में आ सकती है मेरे साथ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारत साफ झलक रही थी। मिष्टी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाए खड़ी रही। सत्या मुंह बनाते हुए बोला, रोमांस के नाम पर एकदम जीरो है तू, पता नहीं कब खुल्लम खुल्ला रोमांस करेगी और मैं कहूंगा कि हे भगवान तेरा लाख शुक्रिया मुझे ऐसी बीवी देने के लिए। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए बाथरूम में जा चुका था और उसके जाने के बाद मिष्टी हंसने लगी। दरवाजे पर खड़ी साक्षी ये सब कुछ देख रही थी। वो दूसरी तरफ घूमकर अपने जबड़े कसते हुए बोली, भगवान से शुक्रिया अदा तो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा सत्या। तू भूल रहा है कि तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। इस दुनिया में तेरे सबसे ज्यादा करीब जो इंसान है ना, उसकी सांसें मेरे इशारों पर चलती है। अब बेशक से मुझे उस इंसान को ही अपना मोहरा क्यों न बनाना पड़े, लेकिन तुम्हें तो मैं अपने सामने झुकाकर ही रहूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी अलमारी में देख रही थी, जहां पर कपड़े तो बहुत सारे रखे थे लेकिन उसे जो चाहिए था वो नहीं रखा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अम्मा के कमरे में आई। अम्मा भी दुर्गा पंडाल में जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब मिष्टी उनके सामने आकर खड़ी हुई तो वो चौंक गई। अगले ही पल मिष्टी ने जो कहा उसे सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। तकरीबन 5-7 मिनट बाद मिष्टी अपने कमरे में वापस आए और आते ही उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ सामान तुरंत अलमारी में रख दिया, क्योंकि वो उसे सत्या को दिखाना नहीं चाहती थी। वहीं उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और सत्या बाहर आया, जो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था जो उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। मिष्टी की नजर उस पर गई तो अगले ही पल उसने अपनी नजर उसे पर से हटा ली। वही सत्या मुस्कुराया और बोला, खाने का व्रत है तेरा बंगालन, देखने का नहीं जो तू नॉनवेज चीज देख भी नहीं सकती। मिष्टी तुरंत बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप मॉन्स्टर। सत्या अपने बालों में हाथ चलाता हुआ उसके पास आया और मिष्टी की धड़कनें उसे अपने करीब आते देख बढ़ने लगी थी। वो जल्दी से वहां से दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन तब तक सत्या ने उसे घेर लिया था। वो एक बार फिर से अलमारी से लग चुकी थी और सत्या उसके ऊपर झुका हुआ था। सत्या ने एक बार फिर से अपने बालों को झटकाया तो बालों से पानी की बूंदें सीधा मिष्टी के ऊपर गिरी। मिष्टी ने हल्की सी सिसकी भरी। अगले ही पल अब सत्या ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता तू खुद पर कंट्रोल कैसे कर लेती है बंगालन। अगर मैं किसी और का पति होता ना तो माँ कसम, मेरा सीना चूम चूम कर वो पागल हो जाती। चूमना तो छोड़, वो दिन रात मुझे खाती किसी मिसल पाव की तरह चटकारे ले लेकर। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, मिसल पाव नहीं है आप, एक नंबर के नींबू हैं आप, एकदम खट्टे। सत्या तुरंत बड़ी ही अदा से बोला, आए, तू कहे तो मैं तेरी शिकंजी बना दूं। मिष्टी की अब हंसी निकल रही थी, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा झुका लिया था। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, साला तू रोती है तो चीख चीख कर रोती है, अपना चेहरा मुझे दिखा दिखा कर रोती है और जब हंसती है तो अपना चेहरा झुका लेती है। साला सारी उम्र तुझे रोते हुए देखता रहूंगा क्या। कभी तो अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर हंस, दूसरी बार प्यार हो जाएगा मुझे तुझसे। मिष्टी धीमे से बोली, बस बातें करनी आती है आपको। सत्या झट से बोला, प्यार करना भी आता है, एक बार मौका तो दे। पूरे 30 दिन बाद तू डॉक्टर के पास मिलेगी, चेकअप करवाती और डॉक्टर तुझसे कहती होगी तुम गर्भवती हो। मिष्टी ने एक बार फिर से अपना चेहरा झुका लिया। वो सत्या के सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे नहीं पता दुर्गा पंडाल में आरती रात के 12 बजे होगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप बातों में लगे हुए हैं ना, रात के 12 बजे से पहले वहां पर नहीं जा पाएंगे। सत्या तुरंत बोला, तू एक बार बोल तो सही, मैं रात के 12 बजे भी आरती करवा दूंगा, उससे पहले हम अपना वाला कार्यक्रम पूरा कर ले क्या। मिष्टी ने उसे घूर कर देखा और तुरंत उसे धक्का देकर खुद से अलग करते हुए बोली, मुझे तैयार होना है, आप तैयार होकर कमरे से जाएंगे, उसके बाद ही मैं तैयार हो पाऊंगी। सत्या तुरंत बोला, क्यों तुझे मुझसे शर्म आती है। ये तो व्रत की लिहाज है जो तुझे छोड़ रखा है, वरना अब तक तो तेरे जिस्म का हर एक अंग में अपनी नजरों से निहार चुका होता। उसकी ये बात सुनकर मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी ना हंसी, सिर्फ शर्म की लाली थी जो उसे जमीन में गिरने पर मजबूर कर रही थी।
सत्या उसका लाल चेहरा देखकर मुस्कुराया और बोला, चल जा, तैयार हो जा, लेकिन तैयार होने के बाद तुझे निहारूंगा मैं, उसे वक्त ये भाव मत खाना। ये बोलकर वो वहां से साइड हट गया और आईने के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन अब मिष्टी सत्या को देखने लगी थी। टॉवल जो उसकी कमर पर लिपटा हुआ था, सीना जो एकदम चौड़ा था, बड़े बड़े बाइसेप्स जो मिष्टी की कमर से भी ज्यादा बड़े थे, गले में पहना हुआ लाल धागा जिसमें ताबीज थी, पीछे की तरफ कमर पर कुछ टैटू भी बने हुए थे और कंधे पर भी मोटा लाल धागा बंधा हुआ था। उसे देखते हुए मिष्टी कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई। सत्या किसी के लिए भी उसके ख्वाबों का राजकुमार हो सकता था, लेकिन जब मिष्टी को रियलाइज हुआ कि वो कितने वक्त से सत्या को यूं ही देख रही है कि सत्या अब टॉवल में नहीं पूरे कपड़ों में आ चुका है, तो उसे खुद पर ही हैरानी हुई। वो जल्दी से हड़बड़ाकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। सत्या उसकी हरकत पर हंसा। उसे पता था मिष्टी उसे देख रही है, लेकिन उसने भी मिष्टी को होश में लाने के लिए उसे बुलाया तक नहीं। वो तो चाहता था मिष्टी उसे यूं ही निहारती रहे। अब कुर्ता पजामा पहनकर सत्या पूरी तरह से तैयार हो चुका था और बाहर की तरफ चला गया। उसे अब मिष्टी के पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार था। इंतजार तो किसी और को भी था। सत्या का इंतजार सिर्फ सत्या ही नहीं, उसके साथ था मिष्टी का भी इंतजार, और साथ ही साथ इंतजार करने वाले मतलब कि रणविजय चौधरी के हाथों में उसका फोन भी था, जिस पर एक वीडियो चल रही थी, जिसे देखते हुए रणविजय के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। सूर्यवंशी हवेली। सत्या हवेली के बीचों बीच खड़ा था और उसकी नजरें सीढ़ियों पर टिकी हुई थी। सामने ही हर्षिका और अम्मा दोनों खड़ी थी, जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जब जब सत्या उन्हें घूरकर देखता तो वो तुरंत अपनी हंसी को दबा लेती। सत्या की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, और आज तो अम्मा को यकीन था कि जब भी सत्या मिष्टी को देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा। आज तो मिष्टी पूरी तरह से उस पर कहर ढाने वाली थी। वही साक्षी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई तो सत्या ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अपने मोतीचूर के लड्डू को देखना चाहता था, ना कि सड़ी हुई जलेबी को। उसे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए देख साक्षी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसके सामने आकर बोली, दुर्गा पूजा के लिए देरी हो रही है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। सत्या तुरंत बोला, तुझे देरी हो रही है तो तू जा, तुझे किसने मना किया है? पर तेरी इस जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज दुर्गा पूजा में हम दोनों पूजा नहीं करेंगे, और खबरदार अगर तूने वहां पर जाकर अपना तमाशा किया तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर तुझे तमाशा करना हो तो बेशक से करना, लेकिन अपनी ही इज्जत का फालूदा तू कितनी बार बनवाएगी साक्षी? उसकी बात सुनकर साक्षी गुस्से से कांपते हुए बोली, मुझसे इस तरह से बात मत किया करो। सत्या तुरंत बोला, तो तू भी मेरे मुंह मत लगा कर। तुझे किसने कहा मेरे सामने आकर खड़े होने को? अब तू मेरे सामने आकर खड़ी हुई है तो मैं तो तुझे दो चार सुनाऊंगा ही, पर तू भी बेशर्मी में टॉप कर देती है। दो चार सुनकर भी नहीं जाती, इतना बता दे कैसे मेरा पीछा छोड़ेगी तू? मैं सब करने को तैयार हूँ, बस तू मेरा पीछा छोड़ दे। साक्षी जल्दी से बोली, तुम मुझे दिल से अपना लो, मुझे एक बीवी का हक दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। सत्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बोला, बेशक से कोई कितना ही पागल और दिमाग का सटका हुआ क्यों ना हो, लेकिन तेरी तरह बेशर्म ना हो। ये बोलते हुए अभी भी उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अब उसने अपना चेहरा घुमा लिया था, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा, क्योंकि सामने मिष्टी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, और इस वक्त वो लाल रंग की एक साड़ी में थी जो पूरी मराठा लुक में थी, और ऊपर से मिष्टी ने मेकअप भी पूरा मराठी लुक वाला किया हुआ था। उसके नाक में पहनी हुई नथनी तो जैसे गजब ढा रही थी। ऊपर से बालों का जुड़ा और उस पर लगा हुआ गजरा, उसे देखकर ही सत्या का दिल उसके सीने से उछलकर बाहर आने को हो रहा था। साक्षी ने जब सत्या की नजरें मिष्टी पर देखी तो तुरंत बोली, तुम कभी मुझे तो इन नजरों से नहीं देखते हो, मुझे देखकर तो कभी तुम्हारा ऐसे मुंह खुला का खुला नहीं रह जाता। सत्या तुरंत बोला, तेरे अंदर ऐसा है क्या जो मैं तुझे देखकर बस देखता ही रह जाऊं? तेरी शक्ल और मेरी बंगालन की शक्ल में जमीन आसमान का फर्क है। वो परियों सी खूबसूरत, और तुझे देखकर तो मैं रात को सोने से पहले कोई भी चालीसा पढ़ लेता हूँ ताकि तेरे दर्शन मुझे नींद में ना हो। उसकी बातों का मतलब समझकर साक्षी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। वो मुंह बनाते हुए बोली, आज की पूजा तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी। सत्या मुस्कुराया और बोला, जा जाकर सो जा, तेरे ख्वाब अभी पूरे नहीं हुए, ख्वाबों में शायद तेरे ख्वाब पूरे हो जाए। साक्षी ने एक बार फिर से मुंह बनाया, और अब सत्या ने वापस अपनी नजरें अपनी बंगालन की तरफ घुमा दी, जो सीढ़ियां उतरकर अब नीचे आ चुकी थी और आकर अपना चेहरा झुकाकर खड़ी हो गई थी। अम्मा तुरंत उसके पास आए और अगले ही पल उन्होंने हर्षिका जो उनके साथ ही वहां पर आई थी,
उसकी प्लेट में रखी हुई 3 लाल साबुत मिर्च अपनी मुट्ठी में ली और उसे मिष्टी के सिर से वार दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुझे किसी की नजर ना लगे। सत्या वहां पर आया और बोला, एक काला टीका भी लगा दो अम्मा, कहीं इसे मेरी ही नजर ना लग जाए। उसकी बात सुनकर मिष्टी का दिल भी जोरों से धक धक करने लगा। उसने अपनी नजरें हल्की सी उठाकर सत्या की तरफ देखा और जब सत्या की गहरी नजर खुद पर पाई तो तुरंत अपनी नजरें झुका ली। साक्षी चिढ़ते हुए उसे देख रही थी। सत्या मुस्कुराते हुए मिष्टी की तरफ आया और बोला, अगर तेरा व्रत नहीं होता तो मैं तारीफ अपने होठों से करता और महसूस तुझे अपने होठों पर होती। उसकी बात सुनकर मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ उसके गाल भी लाल होने लगे। उसने तुरंत अपने आसपास देखा जहां हर्षिका और अम्मा दोनों दूसरी तरफ देखने लगी थी। जैसे उन्होंने तो सत्या की बात सुनी ही ना हो, लेकिन सत्या जितनी जोर से बोला था, बाहर उसके आदमियों तक को उसकी आवाज सुनाई दे गई होगी। इससे पहले कि सत्या कुछ और बोलता, मिष्टी जल्दी से अम्मा के पास आए और बोली, अम्मा हमें देरी हो रही है दुर्गा पंडाल में चलने के लिए, प्लीज दुर्गा पंडाल चलिए ना। अम्मा मुस्कुराए और बोली, मुझे तो लगा तारीफों के पुल थोड़े लंबे होंगे लेकिन ये तो बड़े छोटे निकले। खैर, आप दोनों अकेले में एक दूसरे की तारीफ करना, क्योंकि तुम दोनों ही एक से बढ़कर एक लग रहे हो। ये बोलते हुए उन्होंने एक नजर सत्या की तरफ भी देखा। सत्या हल्का सा मुस्कुराया। अम्मा अब जल्दी से मिष्टी का हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। सत्या भी उनके पीछे पीछे बाहर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से रुका और साक्षी के पास आकर बोला, तू कहे तो तेरे लिए थोड़ा सा बरनोल मंगवा दूं क्या। उसकी बात सुनकर साक्षी ने घूर कर उसे देखा। अगले ही पल सत्या तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया। साक्षी ने गुस्से से मुठ्ठियां कस ली और बोली, बरनोल की जरूरत किसे है और कसे नहीं, ये तो बहुत जल्दी पता चलेगा तुम्हें सत्या। ये बोलकर वो गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सत्या बाहर आया और जीप में बैठा। उसके साथ वाली सीट पर मिष्टी बैठ गई और पीछे हर्षिका और अम्मा, जिससे पूरी जीप भर चुकी थी। साक्षी वहां पर आए और गुस्से से सत्या की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं कहाँ हूँ बैठूं। सत्या तुरंत बोला, मेरे सिर पर बैठ जा, वैसे भी पिछले कई सालों से तू वहीं पर तांडव कर रही है, तेरी फेवरेट जगह। साक्षी गुस्से से बोली, जुबान संभाल कर सत्या, बीवी हूं मैं तुम्हारी। सत्या ने मिष्टी की तरफ देखा जिसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। वो तुरंत बोला, काश यही बात मेरी बंगालन मुझे कहे तो ऐसे ही गए मजा आ जाएगा। उसकी बात सुनकर साक्षी अभी भी गुस्से से उसे देख रही थी। तभी मिष्टी अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप यहाँ पर आ जाए साक्षी जी। जैसे ही वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी, सत्या ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। सत्या ने उसे घूर कर देखा और बोला, कितनी बार कहा है तुझे, अपना फालतू का दिमाग मत चलाया कर। जहां चलाना होता है वहां तो चलाती नहीं, जहां नहीं चलाना होता वहां तेरा ऑटोमेटिकली चलने लगता है। कभी यूं तो नहीं कहा कि आ जाओ मॉन्स्टर, चूम लो मुझे, आए बड़ी अपनी जगह देने वाली। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने जल्दी से पलट कर अम्मा की तरफ देखा, जो एक बार फिर से ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी थी। हर्षिका भी ऊपर आसमान की तरफ देखते बोली, वो देखिए अम्मा, वो सबसे चमकता हुआ तारा। मिष्टी ने जल्दी से ऊपर आसमान में देखा, जहां पर कोई तारा नहीं चमक रहा था। दोनों भाई बहन मिलकर उसे ही पागल बनाने में लगे हुए थे। साक्षी मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, रहने दो, तुम तो इतनी महान मत ही बनो। अगर इतनी ही अच्छी होती ना तुम मुझसे मेरा पति नहीं छीन लेती। जब मेरे पति पर तुमने अपना कब्जा जमा लिया तो ये सीट तो चीज क्या है। जाओ तुम सत्या के साथ और जाकर दुर्गा पंडाल में आरती करो उसके रखेल बनकर, मैं तो जैसे जैसे वहां पर पहुंच ही जाऊंगी। ये बोलकर वो दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और मिष्टी की आंखों में नमी तैर गई। उसने अब सत्या की तरफ देखा। सत्या तुरंत बोला, व्रत में खाने पीने पर रोक होती है, रोने पर नहीं होती। क्या ऐसा कुछ नहीं होता क्या कि रोने से व्रत टूट जाएगा। मिष्टी का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। सत्या जल्दी से बोला, अगर मैं बातें कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बंगालन। अब अगर तेरी आंख से एक भी आंसू निकला तो जिसके बारे में सिर्फ बात की है वो हकीकत में भी कर दूंगा। ये बोलकर उसने हल्का सा अपने होंठ को काटा तो मिष्टी ने जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया और अपने आंसू साफ करने लगी। सत्या ने जीप स्टार्ट कर दी और देखते ही देखते जीप सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद उनकी जीप पंडाल के बाहर आकर रुकी और हर्षिका और अम्मा दोनों जीप से बाहर निकलकर आगे की तरफ बढ़ गए। मिष्टी भी उनके साथ साथ जाने लगी, लेकिन सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सत्या तुरंत बोला, गणपति पंडाल में फिर भी थोड़े कम लोग होते हैं, लेकिन दुर्गा पंडाल में लोग बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ लोगों ने नशा वगैरह भी किया होता है।
तो तू थोड़ा ध्यान से रहना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना और किसी अनजान के हाथों से कुछ लेना भी मत। मिष्टी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे बच्ची समझा है क्या? सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए तो तू मेरी बच्ची ही है मेरी जान। मिष्टी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। सत्या ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मी तुझ्यावर प्रेम करतो। मिष्टी का चेहरा लाल होने लगा। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना तो एक इंसान को अपनी धड़कनों से प्यार नहीं होता होगा बंगालन, जितना इस सत्या सूर्यवंशी को तुझसे है। वैसे तो तेरा ख्याल रखने के लिए मैं काफी हूँ, लेकिन तुझे भी तो थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा ना। लोगों की बातों में तू बहुत जल्दी आ जाती है बंगालन। थोड़ा अपना ख्याल रखा कर। ये दुनिया इतनी भी भोली भाली और मासूम नहीं, जितनी तू समझती है। मिष्टी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अब वो धीमे से बोली, मैं अंदर जाऊं? सत्या उसके थोड़ा और करीब हुआ और बोला, मी तुझ्या कपाठाचे चुंबन घयावे। मैं तेरे माथे को चूम लूं क्या? मिष्टी उसका सवाल सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। वहां पर उनके आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन सत्या कहाँ किसी से डरता था। और मिष्टी भी जैसे उसके रंग में थोड़ी रंगने लगी थी। उसने अपना चेहरा झुकाते हुए हाथ में सर हिलाया तो सत्या ने मुस्कुराकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। सत्या अब मिष्टी को लेकर अंदर की तरफ आया और आते ही मिष्टी सीधा हर्षिका और अम्मा के पास चली गई और सत्या वहीं पर अपने लोगों से बात करने लगा। दुर्गा पंडाल पूरा सज चुका था और महाआरती का वक्त हो चला था। सब लोग आने लगे थे, लेकिन अंदर की तरफ आने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ सत्या के परिवार को थी। लेकिन आज वहां पर कुछ और लोग भी शामिल थे, जिनमें गुर्जर भी था, जो अपनी टूटी फूटी बॉडी को लेकर वहां पर पहुंचा हुआ था। और दूसरी तरफ रणविजय चौधरी भी था। रणविजय चौधरी को वहां पर देखकर सत्या हैरान रह गया, क्योंकि वो तो इन सब चीजों में शामिल होता ही नहीं था। लेकिन जब तक सामने से वार न किया जाए तब तक सत्या अपना हथियार नहीं निकलता था, और जब तक सामने से कुछ पंगा ना लिया जाए तब तक सत्या भी अपने किसी दुश्मन के पास नहीं जाता था। ये हमेशा से उसका उसूल था कि जंग की शुरुआत सामने वाला करे और उसे खत्म सत्या, और वो भी अपने अंदाज में। दुर्गा पंडाल, मुंबई। गुर्जर अपनी गुस्से भरी नजरों से सत्या को देख रहा था। सत्या ने 2-3 दिन पहले जिस तरह से उसकी हड्डियां तोड़ी थी वो अभी तक भूल नहीं था। उसका बस चलता तो अब तक सत्या को खत्म कर देता, लेकिन औकात से बाहर के सपने कहाँ पूरे होते हैं। इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल गुर्जर ही था। महाआरती का वक्त हो चुका था और सत्या आगे की तरफ आया। तभी अचानक से पंडित जी बोले, माफ करिएगा सत्या भाव, लेकिन आज की महाआरती चौधरी परिवार की तरफ से होगी। पंडित जी की बात सुनकर सत्या हैरान रह गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि महाआरती सूर्यवंशी परिवार के अलावा किसी और परिवार ने की हो। अम्मा और हर्षिका भी हैरानी से पंडित जी की तरफ देख रहे थे। अम्मा तुरंत बोली, लेकिन क्यों पंडित जी? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्या के अलावा ये महाआरती कोई और करे, तो फिर आज क्यों और कौन करना चाहता है ये महाआरती? तभी पीछे की तरफ से आवाज आई, मैं मतलब कि रणविजय चौधरी। ये बोलते हुए रणविजय आगे की तरफ आ चुका था। सत्या ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अब उसे समझ में आया कि रणविजय वहां पर क्यों आया है, लेकिन उसके इरादे अभी भी सत्या को कुछ समझ नहीं आ रहे थे। पंडित जी अम्मा की तरफ देखते हुए बोले, इस बार रणविजय चौधरी जी की फैमिली ने भी महाआरती करने में दिलचस्पी दिखाई है और उन्होंने माँ दुर्गा के भंडारे और मंदिर के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। सत्या की तो हमेशा ही आरती करते रहते हैं, तो जरूरी तो नहीं हर बार वही आरती करें। किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पंडित जी। मिष्टी नजर झुकाए वहां पर खड़ी थी। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सत्या के अलावा महाआरती कोई और करे। उसने हमेशा से सत्या को ही वो आरती करते देखा था। कोई और कुछ कहता उससे पहले ही अचानक से भीड़ में से आवाज गूंजने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ये आरती सत्या भाव ने की है, तो आज भी आरती सत्या भाव ही करेंगे। किसी दूसरे ने कहा, जी बिल्कुल ठीक कहा, हम सत्या भाव के अलावा और किसी को आरती करते हुए नहीं देख सकते। अगर ये आरती होगी तो सत्या भाव के हाथों ही होगी। किसी तीसरे ने कहा, सालों से चली आ रही परंपरा को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। जब हम लोग नहीं चाहते कि माँ दुर्गा की आरती कोई और करे, तो कोई और कैसे इस आरती को कर सकता है। मानते हैं उन लोगों ने दान चढ़ावा बहुत दिया होगा, लेकिन श्रद्धा भावना नाम की भी कोई चीज होती है, और आज तक सूर्यवंशी परिवार ने हम लोगों की भलाई के लिए माँ दुर्गा के मंदिर के लिए कितना कुछ किया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। भीड़ को अपने लिए ना बोलते हुए देख रणविजय के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसके आदमी भी उसके आसपास ही खड़े थे। एक आदमी तुरंत बोला, खबरदार, अगर किसी ने अपना मुंह खोला तो
तुम लोगों की औकात नहीं है रणविजय चौधरी का नाम लेने की भी, और तुम लोग उनके खिलाफ बोल रहे हो। जैसे ही रणविजय के आदमी ने ये बात कही, सत्या जो अब तक बिल्कुल शांत था, वो तुरंत बोला, और खबरदार अगर तुमने हमारी जनता को कुछ भी कहा तो भूलो मत कि कहाँ खड़े हो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसकी बात सुनकर रणविजय जल्दी से बोला, माफ करना आप सब लोग, हमारे आदमी से गलती हो गई, भूल समझकर माफ कर दीजिए। और रही बात महाआरती की, तो हम बस माँ दुर्गा के सामने अपना सिर झुकाने आए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ये परंपरा सालों से चलती आ रही है कि यहाँ आरती सिर्फ सत्या सूर्यवंशी करता है, तो अब भी ये परंपरा कायम रहेगी। सत्या उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्कुराया और बोला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही रणविजय चौधरी, कि तुम यहाँ पर सिर्फ माँ दुर्गा के सामने अपना सिर झुकाने आए हो। मेरे भी इरादे कुछ ऐसे ही है, और मैं तो ये आरती सालों से करता आया हूँ। अगर एक साल नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम पहली बार आए हो, और जो माँ दुर्गा के पंडाल में आता है उसे माँ दुर्गा और सत्या दोनों ही निराश करके नहीं भेजते, इसलिए आज की आरती तुम ही करोगे। और रही बात जनता की, तो जनता मेरी है, जनता का प्यार भी मेरा है, और मेरी ही जनता मेरी बात ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बोलते हुए उसने पीछे पलट कर देखा तो सब लोग अब बिल्कुल शांत थे। रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चीज कब बदल जाए पता नहीं चलता, आज जो तुम्हारा है कल को मेरा हो जाए, कहाँ किसी को इस बात का अंदाजा होगा। ये बोलते हुए उसने मिष्टी की तरफ देखा। उसकी नजरें मिष्टी पर महसूस कर अब सत्या को उसके इरादों की भनक हुई। उसका मन तो कर रहा था कि इसी वक्त उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वो लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब वो ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि रणविजय चाहता क्या है और उसकी नजर किस पर है। उसने मिष्टी का हाथ कसकर थाम लिया और उसे लेकर पीछे की तरफ हटते हुए बोला, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि वो सत्या सूर्यवंशी को हरा सकते हैं, उससे उसकी चीज छीन सकते हैं, लेकिन जो मौत से ना हारे वो है सत्या सूर्यवंशी, तो जिंदा इंसान तो उसे हराएगा ही क्या। और रही बात सत्या की चीजों की, तो चीजों का तो पता नहीं, लेकिन सत्या का पागलपन उससे कोई नहीं छीन सकता। ये बोलते हुए उसने मिष्टी का हाथ और भी ज्यादा कस लिया था। मिष्टी एकटक नजरों से सत्या को देख रही थी। रणविजय तिरछा मुस्कुराया और कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले सत्या बोला, दुर्गा आरती का वक्त हो चुका है, ये कोई बोली या बाजी नहीं जिसके लिए इंतजार किया जाए। कुछ चीजें से मुहूर्त से हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। उसकी बात सुनकर अब रणविजय कुछ बोल भी नहीं पाया। वैसे ही लोगों के मुंह पहले ही बने हुए थे वो, और तमाशा करके लोगों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत आगे की तरफ आ गया। जैसे ही वो आगे आया, पंडित जी ने उसे आरती के लिए हैंडल वाला थाल दिया, जिसमें बहुत सारे दिए एक साथ जल रहे थे, जिनकी लो बहुत ज्यादा तेज थी। मिष्टी सत्या की तरफ देखते हुए बोली, आपको बुरा लग रहा है। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, अब माँ दुर्गा मेरी पसंद तो है नहीं जो उनकी आरती हमेशा सिर्फ मैं ही करूंगा। मिष्टी उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, आपकी बेशक से माँ दुर्गा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उनसे शिकायत करने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर सत्या तुरंत हैरानी से बोला, तुझे सच में बुरा लग रहा है। मिष्टी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सत्या की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। कम से कम मिष्टी ने अपने दिल से उसे कुछ कहा तो सही। वहीं दूसरी तरफ पंडाल में अब आरती गूंजने लगी थी। जोरों शोरों से ढोल नगाड़े बज रहे थे और साथ ही साथ लोग जोरों से तालियां बजाई जा रहे थे। सत्या और मिष्टी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और अब मिष्टी ने माँ दुर्गा की तरफ देखना शुरू किया, जैसे कोई शिकायत कर रही हो। और रणविजय आरती तो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं थी जो वो चाहता था, और अचानक ही उन अब्दियों की लो बहुत ज्यादा तेज लगने लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरने लगा, जैसे वो जल रहा हो, और अब धीरे धीरे वो लो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके लिए दिए का हैंडल पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था, और अचानक से उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाथों से वो हैंडल छूटने लगा, लेकिन वो हैंडल नीचे गिरता उससे पहले ही सत्या तुरंत आगे की तरफ आया और उसने वो हैंडल संभाल लिया। अगले ही पल रणविजय पीछे की तरफ हट गया, जैसे उसके हाथ चल रहे हो, और वो अपने हाथों को झटकाने लगा था। सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से सत्या और रणविजय की तरफ देख रहे थे, और सत्या को आरती करते हुए देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। मिष्टी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे सत्या के हाथों में आरती का थाल देखकर उसे सुकून मिल रहा हो। अगले ही पल वो अपने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से बोली, आपने साबित कर दिया माँ कि कोई जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं छीन सकता। हर किसी की किस्मत का उसे मिलकर ही रहता है।
उसकी बात सुनते हुए रणविजय की नजरें उस पर थी और गुस्से से उसका चेहरा हद से ज्यादा कांप रहा था। वो अब तुरंत वहां से पीछे की तरफ हट गया। सत्या ने पलटकर मिष्टी की तरफ देखा और फिर उसे आगे आने का इशारा किया। मिष्टी मुस्कुराते हुए आगे आए और अगले ही पल उसने सत्या के हाथ के नीचे अपना हाथ रख लिया था। सबके चेहरे की खुशी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन एक कोने में चुपचाप खड़ी साक्षी का दिमाग अब चलने लगा था। वो कब से ये सारा नजारा चुपचाप देख रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब वो सब कुछ समझ चुकी थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये सोचते हुए उसके चेहरे पर तिरछी सी मुस्कुराहट थी। आरती खत्म हुई और मिष्टी वापस हर्षिका के पास आकर खड़ी हो गई। तभी हर्षिका बोली, मुझे वॉशरूम जाना है मिष्टी, प्लीज मेरे साथ चलो ना। मिष्टी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और हर्षिका का हाथ पकड़कर वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक से कुछ आदमी आए और रंगों से खेलने लगे। सत्या को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। हालांकि महाआरती में रंगों से खेला जाता था, लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग लड़कियों से बदतमीजी करते थे, इसीलिए सत्या ने ये चीज बंद करवा दी थी। पर अब देखते ही देखते वो लोग बढ़ने लगे थे और दूसरी तरफ खड़े रणविजय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी नजरें मिष्टी और हर्षिका पर थी, जो वॉशरूम की तरफ गई थी। अब वो भी तुरंत उनके पीछे पीछे बढ़ चुका था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।